दूसरे आतंकियों की तलाश के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम का ये मामला है, जहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई आतंकी छिपे हो सकते हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, अब क्या अपडेट? हाँ देखिए गायत्री, ये चिमनार का इलाका है, कुलगाम का इलाका, कुलगाम के बॉर्डर पे पड़ता है। लेकिन अभी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। अभी 1 मिलिटेंट की जो पहले खबर थी, अब 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने की है। और साथ ही आर्मी के 3 जवान घायल हुए हैं और उनको वहां से लिफ्ट करके 92 बेस हॉस्पिटल जो आर्मी का है वहां पे ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। रात के दौरान ही कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी रहा। और अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि इस मुठभेड़ में अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी लगातार ऑपरेशन जारी है, क्योंकि बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते थे और उनमें से 2 मिलिटेंट अभी मारे गए हैं। लगातार कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर्स होते हैं, खासतौर से साउथ कश्मीर में, और एक बड़ी तादाद जो है मिलिटेंट के अभी तक एनकाउंटर्स में 1 जनवरी से लेकर आज तक मारे गए हैं। और लगातार ये जो है, चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, तीनों का ज्वाइंट ऑपरेशन रहता है आज खासतौर से पूरे कश्मीर घाटी में। मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने दलित किसान परिवार की खुदकुशी की कोशिश के मामले में शिवराज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे चुकी है, लेकिन एक दिन पहले घटना पर कांग्रेस और बीएसपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और इस घटना के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों दलों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गुना की एक सड़क पर पुतला जलाकर विरोध जताया और राज्य सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान के समर्थन में बीएसपी के कार्यकर्ता भी उतरे। पार्टी के झंडे हाथों में लिए सभी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए प्रदर्शन किया। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक दिन पहले गुना में पुलिस की कार्रवाई से नाराज एक किसान परिवार ने खुदकुशी की कोशिश की थी और कुछ पुलिस वाले उन पर लाठियां बरसाते भी नजर आए थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुना के डीएम और एसपी को उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि सरकार की कार्रवाई के बाद भी कांग्रेस और बीएसपी ने उस घटना के लिए शिवराज सिंह की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान के लिए मुआवजे की मांग की। 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, उनको 2-2 हेक्टेयर की जमीन के पट्टे दिए जाएं। बिहार के सासाराम में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। बताया गया कि कुछ गाड़ियों पर तय भार से ज्यादा सामान था, जिन्हें टोल कर्मियों ने जाने से रोक दिया और इसी बात पर टोल प्लाजा पर मारपीट शुरू हो गई। उन गाड़ियों में बैठे लोग बाहर निकल आए और टोल कर्मचारियों पर डंडे बरसाने लगे। बताया गया कि मारपीट कर रहे लोगों ने पास के गांव से भी अपने साथियों को वहां बुला लिया, जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर कई कर्मचारियों की पिटाई की। NHAI का आदेश है कि 50 टन से एवं 50 टन से अधिक की गाड़ियां नहीं जानी चाहिए। बताया गया कि मारपीट के दौरान वहां फायरिंग भी हुई। बाद में किसी तरह उन लोगों को टोल प्लाजा से भगाया गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में चीन की तरफ से होने वाले किसी हमले को नाकाम करने की तैयारियां परखी गईं, जिसमें ताइवान के करीब 8000 जवानों ने हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास के लिए चीन की तरफ से होने वाले हमले का माहौल बनाया गया और उसे नाकाम करने की प्रैक्टिस की गई। सबसे पहले समंदर तट पर मौजूद रॉकेट लॉन्चर्स से दुश्मन के जंगी जहाजों पर हमले का अभ्यास किया गया। चीन की तरफ मुंह करके रखी गई तोपों से भी ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। हमले की सूरत में लड़ाकू विमानों की तैयारियां भी परखी गईं। F-16 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन के हमले से बचने और उस पर पलटवार करने का अभ्यास करते दिखे। मिलिट्री ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए, जो ताबड़तोड़ गोलियां और रॉकेट दागते नजर आए। इस सैन्य अभ्यास को देखने के लिए खुद ताइवान की राष्ट्रपति वहां पहुंची, जिन्होंने चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पानी भरा। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से असम की पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जगह जगह पानी भर गया। चीन ने अपने नेताओं पर अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर निराशा जताई। राजस्थान के टोंक में मानसून की पहली बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के बाड़मेर में आंधी और भारी बारिश की वजह से कई मकान तबाह हो गए। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया।
यूपी के शामली में एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। मुंबई के पास कल्याण में कोरोना पर काबू पाने के लिए धारावी मॉडल लागू कर दिया गया। धारावी में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों ने मिलकर काम किया था और घर घर जाकर लोगों की जांच की थी। वहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों की टीम ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और घर घर जाकर सर्वे किया। इस टीम ने लोगों के बुखार की जांच के साथ साथ उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया। योजना के मुताबिक जांच के दौरान जिन लोगों में भी कोरोना के लक्षण नजर आएंगे उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाएगा। पूरी टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। धारावी में भी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए ऐसे ही प्रयास किए गए थे। प्रशासन को उम्मीद है कि कल्याण में भी ये रणनीति रंग लाएगी और डॉक्टरों को मैदान में उतारने से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हो सकेगी। क्योंकि एशिया के सबसे बड़ी स्लम धारावी में कोरोना मरीजों की पहचान करके ही महामारी पर नियंत्रण किया गया। मुंबई के इस इलाके की आबादी करीब 10 लाख है। ऐसे में सरकार ने वहां कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 4T फॉर्मूला यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर पूरा जोर लगा दिया। वहां इन्फेक्शन बढ़ने का एक बड़ा कारण सार्वजनिक शौचालयों को भी माना गया था, जिन्हें बीएमसी ने दिन में 5 से 6 बार सैनिटाइज करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि 2 महीने में ही वहां हालात काफी हद तक काबू में आ गए। यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी धारावी मॉडल की तारीफ की। रूस के साइबेरिया में जंगल में लगी भीषण आग से आसपास के इलाकों में धुआं भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि आग को बुझाने में दमकल की सैकड़ों गाड़ियां जुटी रहीं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसके धुएं से जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। हजारों एकड़ में फैली आग से उठता धुआं हर तरफ दिखाई दिया। सामने आई एक तस्वीर में पूरा शहर धुएं से भरा नजर आया। बताया गया कि आग की वजह से शहर का तापमान भी बढ़ गया। वहीं जंगल में आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे रहे। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करने के आरोपी 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद अलीराजपुर के एसपी ने इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए। बताया गया कि इस घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने बना लिया, जिसे देखकर एसपी भी सन्न रह गए। वीडियो में जिस शख्स को एक पुलिस वाला बेल्ट से पीटता दिखा, बताया गया कि वो किडनी का मरीज है। रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो में मरीज पिटाई करने वाले पुलिस वालों से लगातार अपनी बात सुनने की गुहार लगाता नजर आया, लेकिन इस गुहार का पुलिस वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। और तो और उस पुलिस वाले ने मारते मारते बेल्ट तोड़ दी। इस बर्बरता के बावजूद मरीज अपनी बात सुनने की जिद करता रहा, लेकिन बेरहम पुलिस वाले ने बेल्ट टूटने पर लाठी मंगवा ली। हालांकि कुछ देर तक बेल्ट के बचे हिस्से से ही पिटाई का सिलसिला तेज हो गया। कांग्रेस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवराज सरकार के राजकाज पर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में जंगल राज वापस आ चुका है। जाहिर है कांग्रेस को इस घटना से सरकार पर हमले का मौका मिल गया, लेकिन पीड़ित शख्स से इस मामले की शिकायत मिलते ही अलीराजपुर के एसपी हरकत में आ गए। बताया गया कि पीड़ित रमेश प्रजापति के दोनों गुर्दे खराब हैं। किडनी के इलाज के लिए ही वो बाइक से गुजरात के बोडेली जा रहा था। रमेश प्रजापति के साथ उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी थे। छकतला के पास उसकी बाइक फिसल गई। आरोप है कि कुछ पुलिस वाले पूछताछ के दौरान उससे बदतमीजी से बात करने लगे। विरोध करने पर पुलिस वालों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से जख्मी रमेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ब्राजील के साओ पाउलो से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में एक पुलिस वाला एक महिला की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा नजर आया। जानकारी के मुताबिक ये घटना 30 मई की है, लेकिन इसका वीडियो अभी सामने आया, जिसमें वो पुलिस वाला जमीन पर गिरी महिला की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हुआ था। पुलिस की इस ज्यादती की वजह से 51 साल की महिला को काफी चोटें आईं और उसकी हड्डी भी टूट गई। ये घटना उस वक्त हुई जबकि पूरी दुनिया में रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार के जिलों में गुस्साई नदियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के 14 जिलों में अब भी कई नदियां उफान पर बह रही हैं, जिससे लाखों लोगों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
जो बाढ़ में डूब चुके अपने घरों और गांवों को छोड़कर दूर जाने के लिए मजबूर हैं। पूर्णिया के एक गांव से सामने आई तस्वीर में तो नदी के कटाव की वजह से लोग अपने मकानों को तोड़ते दिखे। मकानों में लगी लोहे की खिड़कियां, दरवाजे और ईंटें निकाल ली गईं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाढ़ से ज्यादा नुकसान न हो। पूर्णिया की तरह गोपालगंज में भी गंडक नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वहाँ बाढ़ की वजह से कई गाँवों का संपर्क भी टूट गया। ये निमुया पंचायत का वार्ड नंबर 4 है और आप देखेंगे कि वार्ड नंबर 4 के कई घर हैं जो बाढ़ के पानी से कई दिनों से घिरे हुए हैं। दरभंगा के कुशेश्वर में सैकड़ों लोगों को बागमती नदी का गुस्सा झेलना पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोगों को नावों पर सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए देखा गया। लेकिन बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन उनकी मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा है। उत्तर बिहार में बाढ़ की वजह से नावों की कमी, खाने पीने का संकट और कोरोना के खतरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मतलब लोग एक साथ कई मुसीबतों से गुजर रहे हैं। लेकिन आरोप है कि प्रभावित जिलों में प्रशासन अब भी आंखें मूंद कर बैठा है। 7 रोज से भूखा है बच्चा सब, कोई देखने वाला नहीं है। एते हमरा के स्थिति खराब है, जे रहे के व्यवस्था नहीं से, नहीं खाए के व्यवस्था से। बाढ़ पीड़ितों के सामने खाने पीने का संकट तो बना ही हुआ है, साथ ही कोरोना भी डरा रहा है। सुपौल से आई एक तस्वीर में एक मेडिकल टीम को प्रभावित इलाकों में जाते हुए देखा गया। वहाँ कई लोगों ने बुखार, खांसी और गले में दर्द होने की शिकायत की। NDRF के सहारे यहाँ पर मेडिकल की टीम पहुंची है और जो गांव में बसे हुए लोग हैं उनका इलाज कर रही है। अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा। गहलोत के मुताबिक पिछले 18 महीने से उनकी पायलट से बात नहीं हुई क्योंकि जब से सरकार बनी है तभी से वो राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक राहुल गांधी ने कमेंट किया सचिन पायलट के युवाओं के साथ बैठक करते हैं, निस्वाई वालों के साथ। उनके साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी छोड़ के जाने पर घबराइए मत, परेशान मत होइए, जिसको जाना है वो जाएगा, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को समर्थन करता हूँ और ये बात पहली बार नहीं हो रही है, सालों से हम करते आए हैं। जिनको जाना वो जाए, जिनका कमिटमेंट है नहीं हमारे पार्टी के साथ में। ऐसी लाइबिलिटी है पद लेने के लिए बैठी रहती है। जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, प्रतिबद्ध है हमारी विचारधारा के साथ में, उनको अवसर नहीं मिलता है। जो अवसरवादी हैं, जो गद्दार हैं, वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा, ये मेरा मानना है। आप लोग इतने एक साथ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, गड़बड़ कहाँ से हुई? क्या ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, कितने आगे तक चले गए? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। सचिन पायलट षड्यंत्र तब से करना शुरू कर दिया, आपके पास इस तरह के सब सबूत हैं? जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है। एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, चला नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोली पूरी। तो ये स्थिति थी। रूस की राजधानी मॉस्को में वहां के संविधान में हुए संशोधन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। रूस के संविधान में संशोधन होने के बाद अब वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 16 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जिसके विरोध में लोग बारिश के बावजूद प्रदर्शन करने के लिए जुट गए और राजधानी मॉस्को के एक चौराहे पर छतरियां ही छतरियां नजर आईं। संविधान संशोधन के समर्थन में रूस में करीब 78% लोगों ने वोट दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया और राष्ट्रपति पुतिन के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सड़क पर भारी पुलिस बल भी तैनात दिखा। प्रदर्शन आक्रामक होता देख पुलिस ने करीब 150 लोगों को हिरासत में ले लिया। कई पत्रकार और विपक्ष की एक नेता भी हिरासत में ले ली गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। मुंबई में एक बैंक में बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। मुंबई में एक बैंक में बदमाशों ने बंदूक दिखाकर एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए लूट लिए।
मणिपुर के इम्फाल में खुदाई के दौरान जमीन से दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के 27 बम बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस ने नष्ट कर दिया। एमपी के श्योपुर में मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर कुछ लोगों ने थाने का घेराव किया। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने मछली का अवैध व्यापार करने वाले एक आदमी की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कर दी। दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर केवल 2 घंटे में पूरा हो सकता है, जिसमें अभी 4 घंटे का वक्त लगता है। ये जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा में 11 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी है, जिसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 2023 तक तैयार होने वाले इस नए रूट से चंडीगढ़ जाने के लिए लोगों को पहले बहादुरगढ़ पहुंचना होगा। बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे होते हुए ये रूट दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और हरियाणा के जींद से ये कोटपुतली अंबाला हाईवे से मिल जाएगा, जिसके बाद अंबाला से होते हुए लोग चंडीगढ़ पहुंच सकेंगे और दावा है कि इस नए रूट से केवल 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचा जा सकेगा। यूरोप के देश रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में कोरोना संकट के बीच एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डे कार्यक्रम रखा गया। रोमानिया में अब तक 35,000 लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 2,000 लोग इस बीमारी से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जिसके बाद इस खतरे को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने पूरी सावधानी के साथ ग्रेजुएशन डे कार्यक्रम रखा, जिसमें वहां के छात्र मास्क पहनकर पहुंचे। छात्र एक दूसरे के करीब ना आ सके, इसके लिए वहां पर बैठने का इंतजाम भी उसी तरीके से किया गया। कुर्सियों को जरूरी दूरी पर ही रखा गया और सभी लोग उसी पर बैठकर कार्यक्रम में शामिल हुए। आखिर में ग्रेजुएट हुए सभी छात्रों ने अपनी टोपी उछालकर खुशी का इजहार किया। चीन के तियानजिन में बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां गश्त लगाती नजर आईं। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये गाड़ियां कई तरह के काम कर सकती हैं, जिन्हें वहां के एक पार्क में तैनात किया गया। सामने आए वीडियो में ऐसी ही एक गाड़ी पार्क में गश्त लगाती नजर आई। इस गाड़ी में कई कैमरे और सेंसर लगे हैं, जिनकी मदद से ये पूरे इलाके की निगरानी करती दिखी। ऐसी ही एक गाड़ी को चलती फिरती दुकान में तब्दील किया गया। पार्क में घूमने वाले लोग इस गाड़ी से खरीदारी करते दिखे। 5G तकनीक से लैस इस गाड़ी को दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल इन गाड़ियों का ट्रायल हो रहा है, जिसमें कामयाब होने के बाद इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सीपीआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पत्थर मारे तो कुछ पुलिस वाले भी जवाब में उनकी तरफ पत्थर फेंकते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हमले का सामना करने के लिए पुलिस वाले ढाल लिए खड़े दिखे। उन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सड़क पर इतना हंगामा होता देख कई लोग तो पास की इमारतों की छत पर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। वीडियो में सीपीआई कार्यकर्ता एक इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए गेट पर भारी पुलिस बल तैनात दिखा। LAC पर भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने लद्दाख में आतंकी हमले की साजिश रची। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लश्कर और जैश के आतंकियों को इस हमले का जिम्मा सौंपा गया है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों को खास ट्रेनिंग दे रही है। खबर है कि गिलगित बाल्टिस्तान के एक ट्रेनिंग सेंटर में लश्कर और जैश के 35-40 आतंकी मौजूद हैं, जो जल्द ही लद्दाख में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन करे सीपीआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सीपीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस पर कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस पर ही पथराव करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या सैकड़ों में थी, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं कुछ लोग आसपास के मकानों की छतों पर खड़े होकर इस हंगामे को देखते नजर आए। इससे पहले सीपीआई के कार्यकर्ता एक इमारत में घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए। कानपुर कांड में निलंबित दारोगा के शर्मा की विकास दुबे और उसके साथियों से करीबी के कुछ सबूत न्यूज़ 18 के हाथ लगे। कानपुर में पुलिस वालों पर हमले की घटना से ठीक 3 दिन पहले यानी 29 जून को विकास दुबे के खास गुर्गे अमर दुबे की शादी थी और उसी शादी के एक वीडियो में निलंबित दारोगा के शर्मा को भी देखा गया। गैंगस्टर के गुर्गे की शादी में के शर्मा ने स्टेज पर जाकर अमर दुबे और उसकी दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया था।
इस वीडियो के अलावा शादी समारोह की कुछ तस्वीरें भी न्यूज 18 के हाथ लगी। इनमें एक तस्वीर में अमर दुबे और के शर्मा एक साथ खड़े नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर में शादी के स्टेज पर निलंबित दारोगा विकास दुबे के करीब खड़ा नजर आया। एक तस्वीर में तो आरोपी दारोगा के पास कई लोग खड़े नजर आए, जिनमें ज्यादातर विकास दुबे के साथी बताए जा रहे हैं। के शर्मा पर कानपुर कांड में विकास दुबे की मदद करने का आरोप है और उन्हीं आरोपों की वजह से वो फिलहाल जेल में बंद है। और वहीं जेल में बंद विकास दुबे के साथी शशिकांत की पत्नी का फिर एक ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वो अपने ससुर से बात करती सुनाई दी। वायरल हो रहे ऑडियो से साफ है कि विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया था। पहले ही मकानों की छतों पर अपने लोगों को तैनात कर दिया था। हेलो, हाँ कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन में आ रहे थे। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास जी आए थे, उनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलो। आप आओ। आ रहे थे। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंच रहे हैं। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी हैं, जो वहां सेना की तैयारियों और हालात का जायजा लेंगे। लद्दाख के अलावा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। वहां भी रक्षा मंत्री सीमा की सुरक्षा पर सेना के अधिकारियों से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई एक तस्वीर में मोटरसाइकिल पर उफनती नदी को पार करते वक्त 2 लोग सैलाब के बीच फंस गए। इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया और वहां चीख पुकार मचने लगी। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोग उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते दिखे। इसके बाद बाइक लड़खड़ाते हुए नदी में गिर गई और एक आदमी भी उसके साथ बह गया। वहां मौजूद कई लोगों ने भागकर उसकी जान बचाने की भी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो नदी में काफी दूर तक चला गया। कुछ लोग भागकर नदी किनारे भी खड़े हो गए। बाइक सवार भी बहते हुए किसी तरह किनारे पर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बताया गया कि वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में उफान आ गया, जिससे आसपास के कई गांव पानी में डूब गए। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी से भरा हुआ दिखाई दिया। सड़कें पानी में डूब गई तो कई घरों में भी पानी घुस गया। नदी के किनारे की तस्वीर तो और भी डराने लगी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगीं। खबर है कि कई इलाकों में कटान ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कोरोना से अपने जवानों को बचाने के लिए ऑनलाइन चालान भेजने की शुरुआत कर दी। दूसरे राज्यों के अनुभव से सबक लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने यह फैसला लिया। कई मामलों में चालान काटने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस के जवान कोरोना की चपेट में आ रहे थे। इसे ही ध्यान में रखकर चंडीगढ़ पुलिस ने तकनीक की मदद लेने का फैसला किया और सड़क पर धूप में पसीना बहाने के बजाय जवान पेड़ की छांव में कई उपकरणों के साथ मुस्तैद नजर आए। ट्रैफिक पुलिस के जवान स्पीड रडार से गाड़ियों की रफ्तार पर नजर रखते दिखे, जबकि सड़कों पर सिग्नल तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इतनी तैयारियों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस वाले दूर से ही आगाह करते नजर आए। हम ना रोकते हैं ना उनकी बहस करते हैं, उनको बोला आपका चालान घर पर पहुंच जाएगा। पुलिस ने दावा किया कि दूसरे राज्यों के जो लोग चंडीगढ़ में सड़क नियमों का उल्लंघन करेंगे, तकनीक की वजह से वो भी जुर्माना भरने से बच नहीं पाएंगे। चालान ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी आ रहे हैं तो भी चालान आपके घर पहुंचेगा और आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी चंडीगढ़ में नियम तोड़कर पुलिस की निगाह से बच जाने वाले अब चालान से नहीं बचने वाले। असम के डिब्रूगढ़ में लोगों ने सड़क पर धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग काफी वक्त से पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। तो लोगों ने सड़क पर धान रोपकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इसके लिए गांव के कई लोग एकजुट हुए और मिट्टी से सनी कच्ची सड़क पर धान रोपना शुरू कर दिया। इस सड़क पर जगह जगह पानी भी भरा दिखाई दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि गांव तक जाने वाली ये सड़क सालों से कच्ची है, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी सड़क को पक्का नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में काफी परेशानी होती है। बहुत कष्ट है। इन लोगों ने सरकार और प्रशासन से उनकी समस्या पर ध्यान देने और जल्द से जल्द सड़क को पक्का करवाने की मांग की। कोरोना संकट के बीच घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने के बाद अब केंद्र सरकार जल्द ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करने की तैयारी में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने उनके मुताबिक एयर फ्रांस इस महीने के आखिर में
भारत से कुछ विमान सेवाओं की शुरुआत करेगी, जबकि यूके और अमेरिका के लिए भी अगले महीने से कुछ उड़ानों की शुरुआत होगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के पूरी तरह से शुरू होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि कई देशों ने कोरोना की वजह से उड़ानों के लिए कई शर्तें रखी। यूपी के जौनपुर में दो पक्षों के बीच झड़प में एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि इन लोगों के बीच लंबे वक्त से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे को लाठियों से पीटने लगे। मारपीट करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थीं, जो दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर लाठियां बरसाती नजर आईं। बताया गया कि इस मारपीट में करीब 6 से 7 लोग घायल हो गए और एक आदमी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सभी 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के गोपालगंज में महज 30 दिन पहले शुरू हुए एक पुल तक का हिस्सा ढह गया। 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 घाट नाम के एक पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन इस पुल तक पहुंचने वाला एक पुल गंडक नदी के गुस्से को झेल नहीं पाया। नदी के पानी ने पुल को इतना कमजोर कर दिया कि पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। महज पुल ही नहीं टूटा, बल्कि सारण, चंपारण और गोपालगंज का संपर्क भी टूट गया। इसलिए टूटे हुए पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। हैरानी की बात यह रही कि आसपास के लोगों ने एक दिन पहले ही मोबाइल से वीडियो बनाकर बताया था कि पुल कभी भी टूट सकता है। पानी का इतना प्रेशर रहा तो कल या परसों ये पुल ध्वस्त हो सकता है। इसलिए शासन प्रशासन यहाँ आकर के जल्दी से जल्दी इस पुल को बचाने का कार्य करें। लेकिन किसी ने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया और हादसा हो गया। प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पुल का हिस्सा टूटकर नदी में गिरा, उस वक्त पुल से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना हादसा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन जिस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले ही किया हो, उसका संपर्क टूटते ही सियासी महाभारत शुरू हो गया, क्योंकि 16 जून को कोरोना संकट के बीच ही पुल को शुरू किया गया था। पुल को नीले और सफेद गुब्बारों से सजाया गया था और नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुल का उद्घाटन किया था। पुल को बनाने की लागत 264 करोड़ रुपए आई थी। नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन जेडीयू नेता घटना के लिए गंडक नदी को गुनहगार मानते हैं। गंडक नदी के जल स्तर और उसकी धारा अधिक बहने के कारण ये अप्रोच सड़क कटा हुआ है। नया पुल बनने से गोपालगंज की दूरी पास के 4 जिलों से 30% तक कम हो गई थी। अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट पर सबसे बड़ा वार किया। कि लोग जा रहे हैं ना छोड़ के। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आपके थे, सचिन पायलट तो आप ही के हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जब रगड़े ज़्यादा नहीं होती है यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, और क्योंकि पिताजी का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो उनको चांस मिल गया। ये उस तरह के लोग हैं जिनको सोचना चाहिए था कि हमें अपनी विरासत के कारण से अवसर दिया, पार्टी ने बड़ा दिल रख के दिया। मेंबर पार्लियामेंट बना दिया 34 साल की उम्र में, पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया। सिंधिया जी हो, पायलट साहब हो, और भी जो नेता हैं उन सबको, तो उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। नेता ने इनको आगे बढ़ाया है, उस नेता पे विश्वास करना चाहिए था। आपने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि सचिन पायलट पैसे रुपए की बात करके विधायक खरीदने की बात कर रहे थे। इतना सबूत आपके पास है? जो कुछ मैंने कहा एक बार मैंने रिकॉर्ड पे कह दिया, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है। अब जो कुछ कहना है तफ्तीश जब होगी एसओजी की तो मुझे बुलाया गया वहाँ पर, और फिर भी ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर, बेचारा बनने के बेचारा सचिन पायलट जी को नोटिस दे दिया एसओजी ने। अरे भाई 10-12 नोटिस गए होंगे। हमारी पार्टी ने कंप्लेंट की थी उनको, हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। हमने कभी इनका नाम नहीं लिया, सफाई ये दे रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई षड्यंत्र था ही नहीं, कोई ऑफर हुआ ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बीजेपी नेताओं से, आंसर आ रहा मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी से, ये कैसे होता है क्या?
मुंबई पुलिस ने लोगों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करने की नसीहत दी है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि स्मार्टफोन में जोकर नाम के खास तरह के कंप्यूटर मालवेयर से सावधान रहने की जरूरत है। मालवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है जिसे किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। मोटे तौर पर यह किसी वायरस की तरह ही काम करता है। जोकर नाम के मालवेयर का काम लोगों के स्मार्टफोन में घुसकर उनके बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां हासिल करना और फिर उनके बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड को साफ करना है। अब तक मुंबई पुलिस के पास ऐसे कुछ मामले पहुंच चुके हैं, जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर को भी कुछ ऐसे ऐप की शिकायत की गई जिनके जरिए ये मालवेयर लोगों के फोन में घुस सकता है। ऐसे 11 मोबाइल ऐप अब तक गूगल प्ले स्टोर से हटाए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये मालवेयर किसी भी एसएमएस या फिर किसी विज्ञापन के जरिए फोन में दाखिल हो सकता है। यूपी के हरदोई में आइसक्रीम बेचने वाले एक आदमी को कुछ लोगों ने पकड़कर बेरहमी से पीट दिया। पीटने वालों में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जिनके हाथ में लाठियां साफ नजर आई। एक महिला ने उस आदमी पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान पिट रहा आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोगों ने उसे पीटना नहीं छोड़ा। बताया गया कि आइसक्रीम बेचने वाले का कुछ बच्चों से विवाद हो गया था, जिसके बाद वहां लोग जुट गए और उसे पकड़कर पीटने लगे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पिटाई करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली में कोरोना के अलावा दूसरी मौसमी बीमारियों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के 70 से ज्यादा मरीज मिले। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम के सामने इन मौसमी बीमारियों को काबू में करने की चुनौती बढ़ गई। और नगर निगम को इस बात का एहसास भी है, इसलिए जिन इलाकों में नालों की सफाई नहीं हो पाई थी, नगर निगम ने वहां पूरी ताकत झोंक दी। नालों की साफ सफाई पर भी एमसीडी जोर दे रही है। उनका कहना है कि कोशिश यही है कि कोरोना के इस महामारी के दौर में लोग कम से कम डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचे रहें। यही नहीं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर नालों की सफाई के काम की रफ्तार देखने खुद कई जगहों पर पहुंच गए। हालांकि एक जगह तो मेयर जयप्रकाश नालों के पास अपनी फोटो खिंचवाते नजर आए। चूंकि दिल्ली में साफ सफाई का काम कई एजेंसियां देखती हैं, इसलिए अब तक जहां नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है, वहां बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर उसे पूरा करने की कोशिश हो रही है। अब हम एक जॉइंट अभियान चला रहे हैं, मिशन क्लीन के नाम से। हालांकि नगर निगम की शिकायत है कि उनके कुछ लोगों को कोरोना की रोकथाम के काम में दूसरी एजेंसियों के साथ लगाए जाने से कहीं कहीं कर्मचारी कम पड़ गए हैं।